नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ है एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी यहाँ पे 11th 12th इसके अलावा 10th और धीरे धीरे 9th की एनसीईआरटी हम लाने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, साइंस की एनसीईआरटी से हम शुरू कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी के लिए जब हम ये 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में हम जब चैप्टर सारे पढ़ेंगे सीक्वेंस से, तो उसमें सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। और ये आपके इंग्लिश वर्जन में भी, इंग्लिश मीडियम के लिए भी आपके एक नई प्लेलिस्ट डाल दी जाएगी। वहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अलग से सेपरेट व्यवस्था कर दी जाएगी। अब हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ये ऐसा नहीं है कि बोर्ड के बच्चों के लिए है। ये बोर्ड के बच्चों के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा हो। यानी कि वो ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, इसके अलावा जो अपने यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह, जिसमें इसके अलावा स्टेट पीएससी है, उसके जो एग्ज़ाम हैं उसमें जहाँ पे भी जनरल साइंस पूछी जाती है, क्योंकि 10th तक की जनरल साइंस, 10th के आप तो लगभग 11 12 तक की भी आने लग गई, पर फिर भी 10th तक की साइंस तो बेसिक साइंस है, वो हर किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, स्टेट्स के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हम इसी सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आजकल पैटर्न ये हो गया कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहे हैं छोटे क्वेश्चन, यानी आप टुकड़ों में एक एक नंबर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने लग गया है बोर्ड में भी, पेपर में। तो लगभग ऑब्जेक्टिव पे आपको ध्यान बहुत ज़्यादा देना है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से आनी चाहिए। तो जब अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से अपन इसको पढ़ाएंगे। इम्पोर्टेंट्स जो भी चीज़ें होगी मैं आपको कवर करवा दूंगा साथ में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कुछ लाइनें हैं जो ज़रूरी नहीं है, आप उसकी रीडिंग लगा लेना, वो मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, उसमें टाइम ख़राब नहीं करूंगा। जो इसमें से जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हर एक पॉइंट, हर एक लाइन मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो अब एक बार आप ये वीडियो, ये सीरीज़ देख लोगे तो इसके बाद में आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम की सभी की तैयारी आप इसी के साथ कर सकते हो। बाहर से आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। बाकी बेस ये रहेगा, देखो क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव तब कर पाओगे जब बेस क्लियर होगा, और साइंस में ज़रूरी है। तो सभी बच्चों के लिए शुरुआत करते हुए अपन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा ये चैनल है उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जहाँ टीचर नहीं है वहाँ पे, और भी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, और वो बच्चे जो डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच सके, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है। तो इस तरह से अपन शुरू करते हैं। तो जब अपन ये पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो अपना चैप्टर अपन शुरू करते हैं। इसका नाम चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अच्छा, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में क्या आएगा, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस पढ़ेंगे। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़े हैं, दो। एक चैप्टर पढ़ा आपने एटम एंड मॉलिक्यूल, और फिर एक पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। वहाँ पे आपने दो चीज़ें पढ़ी है, एक तो एलिमेंट्स के नेम, और फिर एलिमेंट्स के नेम और उसकी वैलेंसी का यूज करके केमिकल फार्मूला बनाना। तो केमिकल फार्मूला बनाना तो आपने पिछली क्लासेज में सीख लिया, अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं फिर आपको बता दूंगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन आप तभी लिख पाओगे जब आपको केमिकल फार्मूला आता है। केमिकल रिएक्शन बहुत सारी, आप कितनी अभिक्रियाओं को रट सकते हो, तो इसलिए आपको केमिकल फार्मूला बनाना आना चाहिए। उसके लिए आपको एलिमेंट्स के नेम और उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर देना इसमें कमेंट में, तो मैं क्या आपके लिए एक सेपरेट उसकी एक वीडियो बना दूंगा एडिशनल ऑफ द सिलेबस जाके, ठीक है। तो अब जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा है, इसमें आपको ये दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या होते हैं। उसमें भी सबसे पहले आपको ये बता रखा है कि देखो रासायनिक अभिक्रिया, अब अपन चैप्टर शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं।
अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में आपको पता है कि केमिकल रिएक्शंस है ना, इसमें दो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, आपने 9th क्लास या पिछली क्लास में उसमें दो चीज़ पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा है उसमें फर्स्ट तो ये पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक चेंज, भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें स्टेट या कोई पदार्थ है उसकी स्टेट चेंज होती है, बाकी उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज नहीं होता, ना केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जैसे वाटर है, अब वाटर को आप गर्म करते हो तो आप उसकी वेपर्स बना लेते हो, भाप बना लेते हो, और आप उसको ठंडा करते हो तो उसको ठंडा करके आप आइस बना लेते हो। आप देखोगे कि पानी को आपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करा है, बाकी पानी का जो फॉर्मूला H2O है वो वही है, वो चेंज नहीं हुआ है। पर जब आप एक किसी कागज़ को जलाते हो तो जलाने के बाद में कागज़ जल जाता है और ऐश बन जाती है उसकी, आप उसको रिवर्स वापस नहीं जा सकते, पहले वाली अवस्था में चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका जो रासायनिक संयोग है या रासायनिक जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो चुकी है। उसी प्रकार से आप कागज़ को अगर फाड़ दो तो उसको वापस से आप पुनः प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि कागज़ की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई पर जलाने पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। दूध से दही का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने पहले पढ़ चुकी है, तो हम इस चैप्टर में रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना। यहाँ से अपने चैप्टर की शुरुआत होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, तो जो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट है, जो एक्टिविटी नंबर आपकी फर्स्ट दे रखी है, इस एक्टिविटी में आपको क्या बता रखा है, देखिए आपके सामने सबसे पहले एक रिएक्शन दे रखी है। इसमें बता रखा है आपको कि मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन के बारे में आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अब ये मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन कैसे क्या होती है, जब आप मैग्नीशियम को जलाते हो, एक बर्नर दे रखा आपको, एक बर्नर दे रखा है, एक चिमटे से इसको मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है और हम इसको जला रहे हैं। जलाने के बाद में इसकी इस भर की इस प्लेट में इकट्ठी हो रही है, इसको बोलते हैं अपन वाच ग्लास। ठीक है, अब इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है। अच्छा, हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर ऑक्साइड इसको वाच ग्लास में इकट्ठा करना। यानी आपने मैग्नीशियम ले लिया, आपने फटा हुआ, ये मैग्नीशियम होता है एलिमेंट्स में 12 नंबर पे आता है, और इसको जला रहे हैं तो कौन सी गैस चाहिए, ऑक्सीजन। जब आप इसको जलाओगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक प्रकार की रिएक्शन होगी, इसे क्या बोलेंगे अपन, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। ये डायग्राम आप ध्यान रखना, ये डायग्राम एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार रफ कॉपी में बना के देख लेना। देखो इसमें कुछ चीज़ लिख रखी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वाइट पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण है, वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम मैग्नीशियम अभिक्रिया के कारण ये बनता है। ठीक है, इसका पाउडर है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने, मैं बता देता हूँ वो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये है कि जब आप एक रिएक्शन करते हो, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जब कोई रिएक्शन कर रहे हो, जैसे कि आपने क्या करा, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, यानी जस्ता आप जानते हो जिंक को बोलते हैं, जिंक, और तनु H2SO4 यानी कौन सा H2SO4। जब आप जिंक को किस में डालते हो, इसके अंदर डाल देते हो, तो क्या होता है, आपने एक इसको बोलते हैं अपन फ्लास्क, एक फ्लास्क लिया, फ्लास्क के अंदर आपने सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया, और सल्फ्यूरिक अम्ल डाल के आपने इसमें जिंक डाल दिया। जिंक डालने से पहले आपने इसमें कोर्क लगा दी, कोर्क एक रबर का ढक्कन होता है जो उसको लीक होने से रोकता है। ठीक है, और एक कांच की नली लगा दी। जैसे ही आप इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जिंक डालोगे तो यहाँ से क्या बनेगी बेटा, यहाँ से बनेगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस नली के बाहर से बाहर आ जाएगी। अच्छा, हाइड्रोजन गैस को जब आपको टेस्ट करना होगी, ये गैस हाइड्रोजन ही, तो आप कैसे कंफर्म करोगे, हाइड्रोजन गैस की जब अपन
हाइड्रोजन गैस के पास अपन जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो मोमबत्ती की आवाज़ होगी पॉप साउंड, ठीक है। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है और ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी है, सब्जेक्टिव के हिसाब से। क्या है ये, इसमें लिख रखा है आपके सामने कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, आप कैसे डिसाइड करोगे। तो क्या होगा, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, और अवस्था आपको पता है कितनी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। तो जैसे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन करता है तो हो सकता है लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, है ना, वो या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये उसके बारे में। उसके अलावा कलर में चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा किसी गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है, जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा, कि यहाँ पे जब अपन एसिड के साथ, अम्ल के साथ धातु या मेटल लेते हैं तो कौन सी गैस इवोपरेट होती है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। या फिर कभी कभी क्या होता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, जैसे आपने परखना ले ली और परखना ली में आप क्या कर रहे हो, कोई केमिकल डाल रहे हो, एक्सपेरिमेंट करते हो प्रयोगशाला में, और उसमें जब दूसरा केमिकल डालते हो तो क्या होता है, कभी कभी कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें या तो रिएक्शन का इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या टेम्परेचर घट जाएगा। अच्छा, बढ़ता है तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी कि ये जो परखने लिए गर्म होकर फूट जाती है, टूट जाती है। इसीलिए अपन जब भी लैब में जाते हैं तो एप्रेन पहनते हैं, हाथों में दस्ताने पहनते हैं ताकि हमें नुकसान नहीं पहुँचे। उसके अलावा कभी कभी तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट तो ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण की जब मैं बात करूं तो रासायनिक समीकरण के लिए आपके सामने कुछ नहीं है, जैसे कि आपने क्या लिखा, मैग्नीशियम। देखिए इसकी रीडिंग आप लगा लेना, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आपको बता दूंगा। आपने मैग्नीशियम को जलाया तो जलाने के लिए आपने ऑक्सीजन काम में ली और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये एक प्रकार की क्या होगी, केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया। अब जब आप इसको शब्दों में लिखते हो तो इसको बोलते हैं अपन शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण में जो अपन रिएक्शन में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं या जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको अपन बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। ये डेफिनेशन दे रखी है। ऐसे पदार्थ, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन होता है यानी जिसके अंदर चेंज होगा इनके अंदर, इसको बोलेंगे अभिकारक। या फिर वो पदार्थ जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। अब जब रिएक्शन हो रही है तो हम किसके चिन्ह से दिखाएंगे, एरो का सिंबल बनाएंगे, साइन बनाएंगे एरो का, और फिर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या है, उत्पाद। अच्छा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। और ये जो होगा अपना, ये क्या है, ये अपना होगा अभिकारक, रिएक्टेंट, ठीक है। तो आपको दोनों का बारे में पता होना चाहिए कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ठीक है। यहाँ से आपको दोनों की डेफिनेशन मिल जाएगी, थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं अपन। तो जब अपन आगे चलते हैं तो इसमें आपको वही चीज़ बता रखी है कि अभिकारकों के बीच योग होगा, उसको प्लस के चिन्ह, उत्पादकों के बीच में एक से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे तो प्लस के द्वारा उसको आपस में जोड़ेंगे। अच्छा, तो फिर इसमें आप क्या करोगे, जब आपने अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, सही बात है लगाओगे, क्योंकि जो एक से अधिक अगर वहाँ पे अभिकारक है तो प्लस का चिन्ह लगाओगे, रिएक्टेंट है तो, और अगर प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा बन रहे हैं तो प्लस के चिन्ह द्वारा उसको डिनोट कर दोगे। अच्छा, अभिक्रिया में 2 पार्ट हो गए तो फिर यानी अभिकारक कौन से हो गए, लेफ्ट वाले, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे LHS, और जो प्रोडक्ट होंगे वो कौन से हो जाएंगे, RHS वाले, ठीक है। तो अब रासायनिक समीकरण लिखना, अब हमने शब्द समीकरण लिख लिया, हमने रिएक्शन के बारे में समझ लिया, हमने सारी चीज़ें समझ ली। अब हम समझेंगे कि हम रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण कैसे लिख सकते हैं।
तो जब हमें रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया लिखनी होगी तो हमें ऐसे लिखना होगा, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। सबसे पहले आप एलिमेंट रखोगे, जो मैग्नीशियम था किस प्लस का चिन्ह लगाओगे, क्योंकि प्लस एक से अधिक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर आपने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली, और फिर ऑक्सीजन लेने के बाद में आपने एरो का साइन बना दिया, और जो प्रोडक्ट था आपने MgO बना दिया। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते तो यहाँ पे आप प्लस की साइन बना देते, और यहाँ पे साथ में और कोई प्रोडक्ट जो भी होता वो लगा देते। तो इसको अपन बोलते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर इसके आगे चले अपन तो फिर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। क्या देखा है आपने? यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास देखो, आपने देखा कि यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहाँ पे भी 1 एटम है, पर यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है। कितने एटम है? 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। तो देखे तो एटम के नंबर इक्वल नहीं है। और होना क्या चाहिए? आपने पिछली क्लासेस में 9th क्लास में पढ़ा है मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो क्या कहता है कि जितने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा है, जितने मास ने पार्टिसिपेट करा है, उतना ही मास प्रोडक्ट की साइड में होना चाहिए। मास को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उसको क्रिएट कर सकते हो। यानी मास का ना तो सृजन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? कंकाली समीकरण, या फिर अपन इसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण। संतुलित है क्या ये? संतुलित है क्या? बताओ। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है। ठीक है, मैग्नीशियम संतुलित है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने एटम है? 2। और यहाँ कितना है? 1 एटम। तो संतुलित हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, तो ये संतुलित नहीं है, इसलिए इसको असंतुलित बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। अच्छा, तो फिर ये कंकाली समीकरण है तो ये सही रहेगा क्या? इसको संतुलित करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो फिर जब इसको संतुलित करोगे तो इसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। तो आगे हम यही पढ़ेंगे कि ऐसे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण का संतुलित करना क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और यही द्रव्यमान संरक्षण की डेफिनेशन मिलेगी। देखो यहाँ से देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों की कुल द्रव्यमान की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया में पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। यानी तत्वों का कुल द्रव्यमान, और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं अपन? मास। ठीक है, मास या फिर उसके एटॉमिक की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कंकाली समीकरण को संतुलित करना क्या है? आवश्यक। और ये कौन से लोग के अकॉर्डिंग होता है ये सारा काम? ये होता है द्रव्यमान संरक्षण। कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। ठीक है, मास कंजर्वेशन। ठीक है, ये मास कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से ये काम होता है। आगे चले अपन, तो अब समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने एक समीकरण दे रखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी जिंक को जब आपने अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन करी थी और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी थी, वो जो फ्लास्क वाला डायग्राम था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आपके सामने जिंक और H2SO4 है, मैं आपको इसको जूम करके बता देता हूँ। आपके सामने ये है जिंक और H2SO4। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जिंक और H2SO4 में संतुलित है क्या रिएक्शन? देखो, जिंक यहाँ पे कितना है, कितना आइटम है जिंक का बच्चों? 1 एटम। और यहाँ पे भी कितना आइटम है? देखो 1 एटम। तो जिंक संतुलित है। ठीक है, बैलेंस है। बैलेंस करना ज़रूरी है, नहीं है सब चीज़ों को, और हमारे जीवन में सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 की बात करते हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो यहाँ पे भी 2 एटम है। अच्छा, जिंक हाइड्रोजन तो बैलेंस है। सल्फ़र देखोगे तो सल्फ़र का कितना एटम है? 1। यहाँ पे भी कितना है? 1 एटम है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? संतुलित हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 4। और यहाँ पे कितने हैं? 4। इसका मतलब ऑक्सीजन भी
संतुलित हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे सभी चीज़ें क्या है, बैलेंस है, सारी चीज़ें क्या है, बैलेंस। तो ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित समीकरण। ठीक है, ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, चलो मैं आपको और बताता हूँ। इसके बाद में ये आपको, इसको आप ऐसे लिख के भी इसको डिटेल से कर सकते हो। जैसे इधर LHS के लिख लो एटम की काउंट, और उधर RHS में लिख लो आप प्रोडक्ट के काउंट। जैसे जिंक 1 है, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ताकि आप शुरू में आपको ऐसे लिख के रखोगे और पता करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, अगर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए रफ कॉपी में पीछे ये काम करके आप देख सकते हो कि जिंक के कितने एटम है। जैसे यहाँ पे अपने पास जिंक के 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 थे, सल्फ़र का भी 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 है। तो ऊपर ने लिख के देख लिया, तो हमने देख लिया कि ये और ये सब क्या आपस में बैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं, और दूसरी रिएक्शन को अपन सीखते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करना है। मैं जैसे कि आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, और रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है कि आयरन प्लस वाटर जब रिएक्शन करता है तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पहली बात तो आप ये पता करो कि ये बैलेंस है या नहीं है, फिर बाद में देखोगे। आपको बोल दिया कि इसको संतुलित करो, पर पहले चेक तो करो, कहीं पहले से ही तो बैलेंस नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जब आपके बोर्ड का पेपर आता है या एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, तो बैलेंस रिएक्शन दे देता है और आपको बोल देता है कि इसको बैलेंस करो, और आप उसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हो और उसको दिमाग लगा के उसको क्या कर देते हो, बैलेंस। अरे भाई पहले चेक तो करो बैलेंस है या नहीं है, पता नहीं पहले से ही बैलेंस दे दियो। तो इसीलिए हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो आयरन कितना है 1, यहाँ पे आयरन कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है। तो ये बैलेंस नहीं है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो फिर अपन को इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। आ जाओ कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले जब अपन इसको बैलेंस करेंगे तो इसको अपन क्या कर लेंगे, बॉक्स में क्लोज। समीकरण करने के लिए प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बक्सा बना लीजिए। संतुलित समीकरण करते समय अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। अच्छा, ये बक्सा इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपने जब आयरन के चारों तरफ बक्सा बना लिया, जो जैसा फॉर्मूला उसको बक्से में बंद कर लिया। अब आपको जितना भी एटम को बढ़ाना या डिक्रीज करना है वो आप बाहर करोगे, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करोगे। इसलिए अपन इसको कहाँ ले लेते हैं, अंदर की तरफ नहीं लिखना है, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ताकि आप अंदर वाली जो डाटा है उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं करो, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, आयरन को, H2 को, और फिर Fe2O3 को, और Fe3O4 को और H2 को बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। अब देखो आगे आगे क्या करना है, देखिए अब आपने इसको बंद कर लिया, तो आप एक बार ये देख लो कि आप कितने एटम हैं। जैसे आयरन के एटम आप लगा लो, यहाँ पे आयरन का एटम कितना है, यहाँ पे आयरन का एटम कितना है 1। ठीक है, वहाँ आयरन का एटम कितना है 3। देखो ये हो गई LHS, और ये हो गई अभिकारकों की साइड, और ये कौन सी हो गई RHS, ये हो गई प्रोडक्ट की साइड। तो अभिकारकों की साइड में एक बार चेक करो आप आयरन के, अच्छा आयरन का आइटम कितना है, पहले हमने आयरन था तो सबसे पहले आयरन को ही लिख लिया। यहाँ आयरन 1 है और यहाँ आयरन कितना 3, तो हमने यहाँ पे कितना लिख लिया 3। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो हमने कितना लिख लिया 2, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2, ये तो बैलेंस है। ठीक है, तो फिर यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ का मतलब अभिकारक, ठीक है, जो पहले है, और वहाँ का मतलब प्रोडक्ट, वहाँ पे कितना है 4 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इस रिएक्शन को अपन को बैलेंस करना रहेगा, यानी अपन को क्या करना रहेगा, इसमें अपन को ये करना रहेगा कि अपन 1 को इसके इक्विवेलेंट कैसे करते हैं। तो एक बात बताऊँ, मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 होगा नहीं होगा, हो जाएगा 3, और ये भी कितना है 3, तो ये बैलेंस हो गई। तो मैंने यहाँ पे कितना लगा दिया 3 जैसे ही लगाया मैंने, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अच्छा, फिर मेरे पास हाइड्रोजन तो बैलेंस था पहले से, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए, इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करना ही नहीं है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस हो चुका। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 1, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जहाँ कम है उस तरफ बढ़ाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो जाएगा 4। तो देखो ये लो, मैंने यहाँ पे कितना कर दिया 4,
4 से जैसे ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे भी ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 पहले से थे तो ये 4 हो गया। पर एक समस्या हो गई, जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो 4 हो गया पर हाइड्रोजन भी तो 8 हो गया ना। 4 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई गुना करोगे तो कितना हो गया 8। और यहाँ पे तो हाइड्रोजन अपने पास पहले से कितने कितने 2 है, तो यानी यहाँ पे भी अपन को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बक्से का मतलब ये है कि बॉक्स में आपने कोई सामग्री रख दी, तो अगर आप इसको बाहर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों के लिए मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी 4 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो और आप सोच रहे हो कि मैंने ऑक्सीजन की काउंट को बढ़ा दिया 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन ही बढ़ा, क्योंकि आपने 4 उसके सामने लगाया तो हाइड्रोजन भी उससे मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि ये बॉक्स के बाहर है तो सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों एटम से। तो हाइड्रोजन पहले से कितने थे 2, 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिर क्या बचेगा अपने पास, तो आपको पता था आपने 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने ये सारा काम कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, तो अब हाइड्रोजन को भी आपको बैलेंस करना क्या हो जाएगा ज़रूरी। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई था ही, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, ये तो अपन ने करा, ये बोलता है कि सबसे पहले उसको इसके अकॉर्डिंग नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप उसको बैलेंस करो जिसकी काउंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे काउंट सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी आपको, यहाँ देखो काउंट सबसे ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की काउंट क्या है सबसे ज़्यादा, 4 है। तो पहले आपको इसको बैलेंस करना है, तो इसलिए पहले 4 आप यहाँ लगाओगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या करा, आपने पता कर लिया कि कौन सा कितना क्या करना है। उसके बाद में मैं एक बार आपको सही तरीके से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने उस एटम को, हालांकि ये है कि जो सबसे डिफरेंट हो, जो नहीं हो उसको भी कर सकते हो, ऐसा कोई इतना वो नहीं है। देखो एक बार अपन बायोलॉजी का पता चले तो पढ़ना होगा अपन को। तो असंतुलित समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या सूची बना लीजिए। आपने बना ली सूची, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एक बार मैं आपको बता देता हूँ। फिर तीसरा है सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाली यौगिक को, किसको, सबसे अधिक, जो सबसे अधिक परमाणु है उसको संतुलित करे, चाहे वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो। तो यहाँ पे जब अपन बात करते हैं सबसे अधिक वाला कौन सा है, Fe3O4। तो Fe से पहले भी कौन है, ऑक्सीजन। आप इसको पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हो। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे, जब ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1 है, तो यहाँ 4 लगाओगे, नहीं लगाओगे, 4 लगा दिया। 4 लगाते ही आपने देखा कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों तरफ, यहाँ 4 यहाँ 4, पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इसको 8 करने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। जैसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी कितना हो जाएगा, 8। यानी अब आपके सामने सब चीज़ें, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, पर आपके सामने आयरन नहीं है। आयरन यहाँ पे कितना, 3, तो यहाँ पे कितना लगा दोगे, 3। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये देखो इसको बैलेंस करा अपन ने, 4 वहाँ लगा दिए और फिर 4 लगाने के बाद में अपन ने 3 यहाँ लगा के इसको क्या कर दिया, बैलेंस। अब ये समीकरण संतुलित हो गया और ये कैसी रिएक्शन हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, जब आप समीकरण को संतुलित करते हो तो आप इसको बोलते हो हिट एंड ट्रायल विधि। हिट का मतलब आपने इसको हिट करा, हिट एंड ट्रायल, ठीक है। ट्रायल विधि, आपने इसके ट्रायल लेके देखे कि कौन संतुलित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको इसलिए हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। इस चीज़ का आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे जब अपन चलते हैं तो जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो अपन ने क्या क्या चीज़ें सीखी है। देखो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमने 2-3 चीज़ें सीखी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे रिएक्टेंट,
क्या लिखा है, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जब भी रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, प्रोडक्ट। तो यहाँ ये अपना LHS हो गया और ये अपना कौन सा हो गया, RHS। अच्छा, प्लस का चिन्ह लगाना हो तो प्लस का चिन्ह लगा देते हो, एरो का चिन्ह लगा देते हो। दूसरा काम आपने सीखा इसको बैलेंस करना। क्या करना, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करना सीखा आपने। बैलेंस करने के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आवश्यक है, वो है इसकी फिजिकल स्टेट्स लिखना। यानी जब अपन कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसकी अपन क्या लिखते हैं, भौतिक अवस्थाएं। ठीक है, अब भौतिक अवस्थाएं क्या क्या होती है, भौतिक अवस्थाएं ये होती है कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि आपने 3 स्टेज पढ़ी है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। और एक आपने पढ़ा है, अच्छा गैस लिक्विड सॉलिड के बारे में जानते हो, एक आपको नया वर्ड दिखेगा, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय। यानी कोई चीज़ को, कोई केमिकल को अपन ने पानी में घोल रखा है तो वो कौन सी स्टेज है उसकी, एक्वस स्टेज है। ठीक है, कौन सी स्टेज है वो, एक्वस स्टेज है उसकी। तो उस स्थिति में अपन को क्या करना रहता है, उसके बारे में अपन को एक्वस दिखाना रहेगा। अब इसको कैसे दिखाओगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन को आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, आप पाओगे कि इस रिएक्शन को बुक में, यहाँ आयरन कौन सी स्टेज में है, सॉलिड। लोहा, आयरन कौन सी स्टेज में है, सॉलिड स्टेज में। और पानी कौन सी में, गैस यानी वेपर के रूप में रिएक्शन करता है और तब बनता है Fe3O4। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो बनती है वो गैस के फॉर्म में बनती है। अच्छा, आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है जिसके बारे में अपन इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, ये है लोहे की जंग लगना। क्या है, रस्टिंग। रस्टिंग या लोहे के जंग लगने की रिएक्शन है ये आपके। कौन सी रिएक्शन है ये, लोहे। अब कुछ अन्य रिएक्शंस, कुछ अन्य अभिक्रिया है जिसके अंदर ये चीज़ होती है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जिसमें गैस, लिक्विड और ये सॉलिड फॉर्म दिखाई हुई है। हालांकि आपको देखो रिएक्शन जब आप एग्जाम में लिखते हो तो उस टाइम आपको इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इतना डीप से पूछता नहीं है वो। ठीक है, और आप कितनी रिएक्शंस में कितने सब्सटेंसेस या उसके रिएजेंट्स या रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट की आप, या उसमें बनने वाले प्रोडक्ट की आपको स्टेज याद हो सकती है, नहीं हो सकती। इसलिए ये दिखाना ज़रूरी नहीं है। और एक बार और, जब आप रिएक्शन लिखते हो तो आपको बैलेंस करना भी ज़रूरी नहीं है, जब तक सामने से आपको बोला ना जाए कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, बैलेंस समीकरण लिखिए। तो जैसे यहाँ पे अपन बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो गैस फॉर्म में और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाता है जिस लिक्विड फॉर्म में, जिसको अपन बोलते हैं मेथेनॉल। ये अल्कोहल की पहचान है, OH फंक्शनल ग्रुप है, उसको मेथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज़ आई है इसमें, उत्प्रेरक। एक शब्द आया, उत्प्रेरक। कभी कभी क्या होती है, जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मल स्टेज में होती नहीं है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाँ उसके लिए हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस चाहिए जिसमें रिएक्शंस हो, या कुछ ऐसे चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन जब तक नहीं होगी जब तक इस रिएक्शन को 340 ATM तक का अपन इसको प्रेशर नहीं दे, यानी इतना इसको दाब चाहिए तब जाके रिएक्शन होगी। वैसे ही जब आप पढ़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लांट्स को मिलता है तो फिर ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और ये कब होता है, जब सनलाइट में, दिन में। और पत्तियों में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। तो ये जो चीज़ें देख रहे हो ना आप, जो एरो के साइन के ऊपर या नीचे लिखी हुई है, ये सब ऐसी ये सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, तभी रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है। और इनको अपन बोलते हैं उत्प्रेरक। यानी ये वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट तो नहीं करते, अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, पर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं अपनी प्रेजेंस या उपस्थिति के कारण। यानी जब ये उपस्थित होंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं अपन उत्प्रेरक। तो यहाँ तक का सेक्शन हमने पूरा कर लिया है, और यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, जैसे इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ तक जब हमने पढ़ा है तो हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। आज हमने सीखी है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होते हैं, उसकी रिएक्शन क्या है। फिर हमने पढ़ा है इसके बारे में, ये मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल कैसे ठीक, ये मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे कैसे केमिकल चेंज होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा है जिंक की
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन, और जब कोई रिएक्शन होगी तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किससे इन 4 ऑप्शन से हम पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन हुई है। ठीक है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी डाल सकता है कि कौन सा अभिक्रिया होने का इसमें से 3 ऑप्शन तो ये दे देगा और 1 ऑप्शन हटा देगा, इसमें से कोई दूसरा दे देगा, पूछ लेगा। तो आपको पूछ सकता है कि कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो आप इससे डिसाइड करोगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा फिर हमने सीखा रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, शब्द समीकरण में हमने सीख लिया अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं, LHS क्या है, बाईं तरफ को अपन को अभिकारक लिखने होते हैं, दाईं तरफ अपन को उत्पाद लिखने होते हैं। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, मास कंजर्वेशन द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ा। फिर हमने इसको संतुलित रासायनिक समीकरण करने की विधि पढ़ी, इसके चरण पढ़े, इसको कैसे, इसके नंबर, फिर हम मैक्सिमम नंबर वाले एटम को पहले करते हैं, फिर उसके कम वाले को इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करने के बाद में हमने पढ़ा कि इसको कैसे अपन भौतिक अवस्थाओं के रूप में कैसे लिखते हैं अभिक्रियाओं को। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, गैस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड। उसके बाद में हमने पढ़ा उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक को इंग्लिश में अपन बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, और इस प्रकार से हम इस क्लास को, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, उसमें अपन केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ेंगे, और अपन नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें। ठीक है, यहाँ तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक इसको पहुँचाएँ जिन लोगों को इसको ज़रूरत है। आगे हम इससे भी बेटर कंटेंट आपको देने का पूरा कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।